हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी फिजिक्स विथ आरोहित में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का एक और नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस यूनिट के अंदर में केवल एक ही चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसको बोलते हैं, फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसके अंदर में क्या क्या स्टडी करते हैं, सारा चीज़ देखेंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन दिस लेक्चर। ओके। इसके बाद थर्ड नंबर का जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कैरियर ऑफ करंट, इसी को कह देते हैं चार्ज कैरियर। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है तो वो कैसे फ्लो होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग जानेंगे कि जो वेलोसिटी होता है चार्ज कैरियर का उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कहते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है किसके किसके साथ रिलेशन होता है, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इन सभी के साथ इनका क्या क्या रिलेशन होता है, सारा चीज़ हम लोग इस टॉपिक के अंदर में कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के बारे में, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का जो 7th नंबर का टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंदर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका स्टेटमेंट, या इसी को हम लोग लॉ बोल देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बारे में बात करेंगे। और ये जो वी और आई वी कैरेक्टरिस्टिक जो है टू टाइप से हमको मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसको लीनियर का नाम दे देते हैं, और दूसरा जो है कर्व्ड लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन छोड़कर कुछ भी लाइन मिल जाता है, पैराबोला, हाइपरबोला, या फिर कर्व्ड लाइन, या फिर जिग जैग लाइन, जिसको हम लोग नॉन लीनियर बोल देते हैं। उसके बाद लास्ट में देखेंगे ओम्स लॉ का लिमिटेशंस देखेंगे। ओके। तो 7 नंबर का जो टॉपिक है इसके अंदर में ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 8th नंबर का टॉपिक, जिसमें हम लोग जो रेजिस्टेंस होता है इसकी डिपेंडेंसी देखेंगे, या फिर कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जो है कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे बाद में देखेंगे हम लोग करंट डेंसिटी, उसके बाद देखेंगे कंडक्टिविटी, उसके बाद देखेंगे इसी के अंदर में कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। मतलब किसी भी कंडक्टर का या सेमीकंडक्टर का या किसी भी इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है 9th नंबर का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस चीज़ के बारे में देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद 12th नंबर का जो टॉपिक है वो है सेल ईएमएफ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल। इसके बाद इसमें चर्चा करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। जो सेल होते हैं या जो बैटरी होते हैं उसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है या सॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से उसके अंदर में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस
प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसी में एक चीज़ और एक और टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो ईएमएफ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है। इसके बाद है 13 नंबर का टॉपिक है सेल के बारे में देखेंगे कि 2 और मोर सेल को जब हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तब क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है। दैट मीन्स हियर वी कैन से वी विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोथ आर वी विल सी, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 14 नंबर का जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो है किरचॉफ्स रूल। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किरचॉफ रूल में हम लोग 2 लॉस पढ़ेंगे, एक तो वोल्टेज को मेज़रमेंट करने के लिए केवीएल लॉ पढ़ेंगे जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है, और दूसरा होता है केसीएल, करंट को मेज़र करने के लिए इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको किरचॉफ करंट लॉ बोला जाता है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद किरचॉफ्स के जो एप्लीकेशन होते हैं, तो 12th क्लास में तो वैसे 3 एप्लीकेशन दिया हुआ, लेकिन आप लोग के सिलेबस में किरचॉफ्स रूल का एक ही एप्लीकेशन दिया हुआ है जो कि है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, डेरिवेशन कम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनता है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एनसीईआरटी प्रॉब्लम बोलने का मतलब है जो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं और जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, इन सभी को हम लोग 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो ये रहा चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल सिलेबस। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इस चैप्टर का डिलीटेड टॉपिक के बारे में। ओके, तो अगर हम डिलीटेड सिलेबस की बात करें इस चैप्टर का, तो वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोग की बुक में 102 से लेकर 103 पेज नंबर में जो टॉपिक दिया हुआ है 3.7, जो कि है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, डिलीटेड टेबल। जो टेबल दिया हुआ है 3.1 और 3.2 ये डिलीटेड है। कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर द कार्बन रजिस्टर, ये टॉपिक भी डिलीटेड है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 107 से लेकर 109 पेज में जो टॉपिक दिया हुआ है 3.10 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक भी डिलीटेड है, इसको भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं 112 से लेकर 113 पेज नंबर में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 3.15 मीटर ब्रिज एंड 3.16 जो कि है पोटेंशियोमीटर, ये टॉपिक भी हम लोग को छोड़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 127 से लेकर 131 पेज नंबर में जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं 3.3, 3.4, 3.10, 3.12 और 3.14 से लेकर 3.20 तक, ये सारा चीज़ हम लोग को क्या करना है, स्किप करना है, नहीं करना है, ये सारा चीज़ क्या है, डिलीटेड है। तो ये रहा आप लोग के 12th क्लास का यूनिट 2 का चैप्टर 3 का डिटेल सिलेबस और डिलीटेड टॉपिक, जो कि हम लोग को छोड़ने हैं, पढ़ने नहीं हैं। अब चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का और 1 बाय 1 करके सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये चैप्टर में हमको क्या करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। कैसे चार्ज के बारे में, जो कि रेस्ट पे रहता है, मूव नहीं करते हैं, ऐसे चार्जेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। उस फिजिक्स के उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। किस नाम से जाना जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है नाउ वी विल सी द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज और डायनामिक चार्ज। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो चार्ज होते हैं जो कि कौन से स्टेट में होते हैं, मोशन स्टेट में होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं डायनामिक स्टेट में होते हैं, ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं या करेंगे।
तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं सच दैट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड current electricity. That means here we can say the current electricity is the another branch of physics in which we are study all about the electric charge in motion. तो आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है कंप्लीट होता है। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप लोगों को भली भांति पता होगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे, फिर भी यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द करंट इज स्टडी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई चार्ज फ्लो कर रहा है और उस चार्ज के जो फ्लो है उसका रेट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशंस में हमको जो करंट मिलता है वो स्टडी करंट कहलाता है। और इस सिचुएशंस में करंट का जो फॉर्मूला है उसको लिखा जाता है I = Q/T, जहाँ पर Q है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, T का मतलब टाइम है और I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। और अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज को मेज़र किया जाता है कूलाम से और टाइम को मेज़र किया जाता है सेकेंड से। तो इस प्रकार से करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, I.E इस प्रकार द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज में फ्लो होता है कब, पर यूनिट टाइम में, तो उसी फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ द करंट इज वेरिंग विथ टाइम। यहाँ पर जो करंट का फॉर्मूला देखिए, करंट का डेफिनेशन देखिए, वो स्टेडी करंट के लिए, कांस्टेंट करंट के लिए है। अब हो सकता है किसी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंटिन्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में अगर वेरिंग हो, चेंज हो, तो जाहिर सी बात है करंट भी कैसा होगा, वेरिंग करंट होगा। तो उस सिचुएशंस में इसी फॉर्मूला को कुछ ऐसा लिखा जाता है I = लिमिट डेल टी टेंस टू 0 del Q/del T, या इसी को लिखा जाता है dQ/dt। तो इस वाले फॉर्मूले को कहा जाता है वेरिंग करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ओके, अब आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट होता है वो आप लोग को पता होगा, एम्पियर होता है। और ये भी याद रखिएगा 1 एम्पियर = 1 कूलाम पर सेकेंड होता है, 1 कूलाम पर सेकेंड होता है। चलिए आगे बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है I = Q/T, और इसका करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और डायमेंशन को ऐसे जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसमें लिखा जाता है, आप लोग को पता होगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं M0 L0 T0 A, क्योंकि यहाँ पर जो मास है, लेंथ है और टाइम है यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसके पावर में 0 लिख दिए हैं। या इसी को अगर हम लोग कूलाम या टाइम के टर्म्स में चेंज करना चाहें तो Q का मतलब होता है कूलाम और टाइम का मतलब होता है सेकेंड। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T⁻⁻1 कूलाम, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो 1 मिली एम्पियर करंट होता है इसका मतलब है 10⁻³ एम्पियर करंट होता है, और 1 माइक्रो करंट जो है ये 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होता है, और 1 नैनो एम्पियर जो करंट होता है वो 10⁻⁹ एम्पियर के इक्वल होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो डोमेस्टिक एप्लियंस होते हैं इसमें जो करंट चाहिए रहता है वो कितना होता है, ये 1 एम्पियर तक चाहिए रहता है ना। डोमेस्टिक एप्लियंस का मतलब ये है हम लोग घरों में जो छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट की बात की जा रही है कि उसको कितने करंट की ज़रूरत होती है, लगभग 1 एम्पियर से 2 एम्पियर के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं जो लाइटिंग प्रोसेस होता है, जो बिजली का कड़कना वाला प्रोसेस होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लगभग 10⁴ एम्पियर होता है। 10⁴ एम्पियर मीन्स 10,000 एम्पियर के लगभग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आवर नर्व्स। हमारे बॉडी में जो नर्व्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻6 एम्पियर कंसिडर किया जाता है इसको। और 10⁻⁻6 एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर के इक्वल लिख सकते हैं।
तो आई होप यहाँ तक आप सभी को ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में। तो बहुत पहले की बात है, जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उस समय की बात है जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी करंट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव चार्ज में मोशन की वजह से होता है। और इन्होंने बोला कि कोई भी कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है जिस डायरेक्शन में मोशन करता है या मूव करता है उसी डायरेक्शन में एक करंट प्रोड्यूस होता है। और इसी करंट को उन्होंने नाम दिया था कन्वेंशनल करंट। ये कन्वेंशनल करंट को किसने डिफाइन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कन्वेंशनल करंट को डिफाइन किया था। और इन्होंने बोला था व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेक्स एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो जो किसी भी कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में हमको एक करंट मिलता है, करंट आई, जिसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था जे थॉमसन। नाम आप लोग सुने होंगे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और शोध से ये बताया कि कोई भी कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो होने के लिए पॉजिटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता, बल्कि उसमें जो करंट फ्लो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। और निगेटिव चार्ज के मूव होने की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक करंट मिलता है। और इसी निगेटिव चार्ज को उन्होंने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन करंट। तो जे थॉमसन ने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिफाइन किया था। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट और शोध की मदद से बताया कि किसी भी कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होता है। उसी करंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। तो ये था कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए या फ्लो कराने के लिए। कन्वेंशनल करंट एक मानक करंट है या परंपरागत करंट है। अच्छा, कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत और करंट का मतलब होता है धारा। तो इसका अर्थ ही होता है परंपरागत धारा। तो पहले ऐसी मान्यता थी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है, लेकिन बाद में पता चला कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये पहले का है, पहले के एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया था और इसको बाद में बताया गया। ठीक है, आई होप अब आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आप लोग को इसमें कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आप सभी को पता है कि करंट के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, फिर भी करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके लिए कंडीशन होता है कि वो 3 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। पहली चीज़ उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरी चीज़ ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। एक लॉ होता है जो कि है वेक्टर एडिशन लॉ। इस लॉ को फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग उस पैरामीटर को या फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और अगर इन तीनों में से एक भी क्वांटिटी अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। जैसे कि करंट के पास क्या है? डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, और करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसके और कुछ कारण हैं। जैसे कि फर्स्ट कारण ये है कि करंट का डेफिनेशन होता है Q/T। Q यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज जो है, टाइम भी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी होता है। और जब 2 स्केलर क्वांटिटी के पश्चात हमको जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। सेकेंड है डू नॉट फॉलो और डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी एक इसका दूसरा कारण है, सेकेंडरी रीज़न है कि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं
जैसे कि ये एक पॉइंट है, या इसको हम लोग जंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, ये एक जंक्शन है। इधर से हम लोग इस जंक्शन पर एक करंट अप्लाई किए 3 एम्पियर का, इधर से एक करंट अप्लाई किए हैं 2 एम्पियर का। तो यहाँ पर हम लोग को जो आउटपुट करंट है ये कितना मिलता है, 5 एम्पियर मिलता है। और इसका एंगल कितना भी हो, ये एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एंगल चाहे 90 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो, यहाँ पर हम लोग को जो करंट मिलता है वो 5 एम्पियर ही मिलता है। ठीक है। अब एक और कंडीशन है, जैसे कि इस डायरेक्शन में हमको करंट मिलता है 2 एम्पियर, इस डायरेक्शन से हम लोग को मिलता है 2 एम्पियर करंट। तो इस पॉइंट पर हमको कितना करंट मिलना चाहिए था, 0 करंट, लेकिन यहाँ पर करंट कितना मिलता है हमको, 4 एम्पियर करंट मिलता है, 2 और 2 4। ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग, वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 करंट मिलना चाहिए था। वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग, वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग को 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 एम्पियर का करंट मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है, 5 एम्पियर मिल रहा है, और यहाँ पर 0 की जगह हम लोग को 4 एम्पियर करंट मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेक्टर एडिशन लॉ का क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक स्लैब है या एक बॉडी है, इधर से एक फोर्स लगाते हैं F1, इधर से उतना ही फोर्स लगाते हैं F2। तो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा, F1 प्लस माइनस F2। टोटल फोर्स ये है, लेकिन ये वाला जो माइनस है इसके डायरेक्शन की वजह से आया, क्योंकि F2 जो है F1 के अपोजिट है। तो इस प्रकार से नेट फोर्स का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 माइनस F2 लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि करंट जो है क्यों स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं। इस चैप्टर का जो 3rd नंबर का जो टॉपिक है वो है कैरियर ऑफ करंट, या इसी को हम लोग चार्ज कैरियर बोल देते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, चलिए इसको भी अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है, द चार्ज थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस इज कॉल्ड चार्ज कैरियर और कैरियर ऑफ करंट। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी चार्ज की वजह से, कोई भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी मैटर में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ठीक है। तो इन सभी मैटर्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, वही चार्ज क्या कहलाते हैं, चार्ज कैरियर कहलाते हैं, या कैरियर ऑफ करंट कहलाते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल जो चार्ज होते हैं, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या कहलाते हैं, कैरियर ऑफ करंट कहलाते हैं, या चार्ज कैरियर कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग होल कह देते हैं, और मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, वी गेट इलेक्ट्रिक करंट इन मैटर। इन्हीं दोनों चार्ज की वजह से, इन्हीं दोनों चार्ज की मोशंस की वजह से हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ये तो ऑलरेडी सबको पता है, फिर भी यहाँ पर मैं नोट करके लिख दिया हूँ। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अभी कुछ देर पहले हम लोग कन्वेंशनल और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसमें देखे थे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ना। चलिए आगे देखते हैं, चार्ज कैरियर इन डिफरेंट मैटर। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो मैटर्स होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, तीनों मैटर्स में जो चार्ज कैरियर हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन तीनों मैटर्स में करंट फ्लो के लिए कौन से चार्ज रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सॉलिड की। तो सॉलिड में सबसे फर्स्ट जो मटेरियल होता है वो है कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम लोग इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होके इस बॉडी के अंदर में, कंडक्टर के अंदर में फ्रीली मूव करते रहता है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें चार्ज कैरियर कौन होता है जी, इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है, इसलिए इसका कंडक्टर का चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप से होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी रहती है,
एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है जी? इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है जी? होल होता है। कौन होता है? होल। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब होल की संख्या कम होती है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी किसकी रहती है? इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। और मेजॉरिटी किसकी रहती है जी? होल की। मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल को क्या क्या चार्ज कैरियर कहा जाता है, किसमें? पी टाइप और एन टाइप में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर जो मटेरियल होता है इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज कैरियर नहीं होता। इसका कारण यह है कि इंसुलेटर में करंट फ्लो होता ही नहीं है, इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड होल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? चार्ज कैरियर होते हैं, क्योंकि लिक्विड में निगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, ये जो दोनों एसिड हैं, HCl में हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन जो है निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है लिक्विड में। सेकेंड होता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में होता है नेगेटिव और कॉपर में होता है पॉजिटिव। तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट गैस की बात करते हैं। अगर हम लोग गैस की बात करें चार्ज कैरियर की, तो जो नॉर्मल गैस होता है इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज कैरियर नहीं होता है। और अगर स्पेशल गैस की बात करें, स्पेशल गैस में जो हम लोग उस स्पेशल गैस के प्रेशर को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं और उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। तो इस सिचुएशंस में उस गैस का क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन मतलब उस गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं आयनित हो जाते हैं या चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो स्पेशल केस में गैस के लिए जो चार्ज कैरियर है वो कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं। किसके लिए? गैस वाले केस में। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो आई होप ये टॉपिक भी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस चैप्टर के 4th नंबर का टॉपिक। तो इस चैप्टर का 4th नंबर का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो सबसे पहली चीज़, कंडक्टर क्या होता है आप सभी को पता होगा। कंडक्टर एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत जल्दी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये एक मटेरियल दिख रहा होगा, ये एक कंडक्टर मटेरियल है और यहाँ पर इस कंडक्टर के अंदर में ये छोटे छोटे जो एटम हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग डायरेक्शन में रेंडमली मूव करते रहते हैं। इसी को लिखा हुआ है रैंडम मोशन ऑफ एटम। और यहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, उस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं उस कंडीशंस का ये कंडक्टर है। तो इस सिचुएशंस में हमको एटम ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं तो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही हम लोग इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, वैसे ही इस कंडक्टर का जो मटेरियल है, इस कंडक्टर का जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ होने लगता है, इस डायरेक्शन में ऐसे होने लगता है। और इसी इलेक्ट्रॉन की मोशंस की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर इस कंडक्टर में ये देख पा रहे हैं, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और ये बैटरी है। तो किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन करने की वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। तो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
अच्छा, यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है इसमें हमको केवल ये बताना था कि कंडक्टर क्या होता है। कोई भी कंडक्टर होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तब कौन सा केस मिलता है, तो ये वाला केस मिलता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को ये वाला केस मिलता है। और इस केस से हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जिस डायरेक्शन में होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इसी को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस चैप्टर का 5th नंबर का टॉपिक है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसको हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में करेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, है ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल।